ओके बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है फील्ड लाइंस, फ्लक्स एंड गॉस लॉ। लेकिन उससे पहले एक एप्लीकेशन पार्ट हम और करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर इसमें और भी 4-5 केसेस होते हैं जो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम अपने आप को सिर्फ 2 केसेस पर रोकेंगे। एक केस हमने कल कर लिया और एक केस हम आज करने वाले हैं। तो आज जो केस करने वाले हैं वो है रिंग का केस। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड electric field intensity because of ring because of a charged ring। अब मैं सारी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। तो मेरे पास एक रिंग है, जैसे हमारा एक बैंगल होता है, चूड़ा कह लो, कड़ा कह लो। तो वो जो आपके पास बैंगल चला गया उसमें हमने चार्ज दे दिया। तो मेरे पास पॉइंट कौन सा है? आई वॉन्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट विच लाइज ऑन द, you can call it like centroidal axis or you can call it the axis itself। ठीक है ना, the axis of the ring। तो उस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस से दिस इज द रिंग, और इस रिंग के कारण हमें एक सर्टेन पॉइंट है, चलो like this, and there is a point, let us say at this point। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज P। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बाद में डायग्राम में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और इस जो रिंग को मैंने एक सर्टेन चार्ज दे रखा है, लेट अस से Q चार्ज इज गिवन, एंड आई कैन डेफिनेटली कंप्यूट द चार्ज डेंसिटी फॉर दिस। 2πr पे मैं डिवाइड कर दूंगा Q को और मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? रेडियस इज आल्सो गिवन टू अस। ओके, तो ये हो गया इसका रेडियस। दिस रेडियस, लेट अस से द रेडियस इज a, एंड ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम रखूंगा x। x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द रिंग। इसको मैंने x लिख दिया। x क्यों लिखा? हमारे केस में x इज कांस्टेंट, बट मैनी अदर केसेस में x बिकम्स अ वेरिएबल, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो जिसके कारण मैंने x को फिलहाल इस कांस्टेंट को x रखा ताकि आपको क्लियर रहे बात। ठीक है, चलो जी, एंड आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि बाय कूलम्स लॉ we know that the electric field, the general formula for electric field is given by this। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं है, तो जिसके कारण मैंने स्मॉल q का कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, चलो जी, तो अब इसको मैं कैसे, इसमें कैसे अप्लाई करूंगा? तो मैं सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूं। तो लेट अस an element of length dl and charge dq, और मैं ले कह रहा हूं बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर। यहां पर मैं इसको, यहाँ पर एक एलिमेंट चूज कर रहा हूँ बिल्कुल रिंग के टॉप पे। जैसे ये रहा मेरा रिंग, ऐसे करके, तो रिंग का बिल्कुल जो टॉप पॉइंट है मैं उसको ले रहा हूँ, और एक नीचे वाला बॉटम पॉइंट है, मैं इनको दोनों को चूज करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले क्या, ये वाला पॉइंट इस तरह से मुझे देखना होगा। वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक उसकी लेंथ मैंने ले ली TL, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, लेट से DQ। और अब मैंने इसको मैंने ले लिया DQ पार्ट। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले DE लिखता हूँ। सो DE will be equal to dq by r square and this distance is taken as r। चलो जी, तो ये मेरे पास DE हो गया, और DE कहाँ हो गया, ये जो मैंने यहाँ पर शो किया ये आ गया DE वेक्टर। तो वेक्टर है तो मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर लिखा है स्केलर क्वांटिटी का, वो ये आ गया मेरे पास। अब सबसे पहले मैं DQ फाइंड कर लेते हैं फिर। तो DQ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। Now, DQ can be equated with this by 2 pi a into the small and dl। तो मैं इसको शॉर्टकट बना देता हूँ, लैम्डा डॉट dl लिख देता हूँ, दैट्स इट। ये बन गया मेरे पास छोटा सा चार्ज, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। एंड बिकॉज मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर है, बिकॉज we have to deal with each component separately। ठीक है ना, तो सारे उसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तो मैं इसका कंपोनेंट यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये बन गया इसका लाइक दिस। सो अब यहाँ पर मुझे थीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरे पास थीटा। सो दिस विल बी थीटा। तो मैं इसको ब्लू कलर में या वॉयलेट कलर में लिख लेता हूँ, और जो नीचे आ गया दैट इज DE sin थीटा। तो बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था, इसका भी 100% बिल्कुल सेम टू सेम चीज बनती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब ये मैंने यहाँ से बनाया, तो ये एक नीचे वाला पार्ट ले लिया मैंने, और नीचे भी सेम टू सेम, लेट मी कॉल दिस पार्ट एज DQ। और उसके कारण भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आ गया DE, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ DE कर दिया मैंने। चलो मैं 2 को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इसको वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी से पता रहे। तो ये हो गया मेरे पास DE sin theta, and now I am saying that DE sin theta cancel each other। जो ऊपर नीचे वाला था उन लोगों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास सामने बच गया ट्वाइस ऑफ DE cos theta। सो नाउ बिल्कुल पहले की तरह ही DE डैश विल बी ट्रीटेड एज ट्वाइस ऑफ DE cos theta। तो इसको मैंने लिखा ट्वाइस, और DE 1/4πε0। DQ की जगह पे मैंने लिखा लैम्डा DL इनटू cos थीटा। सो नाउ cos थीटा को फिलहाल मैं यहाँ पे cos थीटा ही कह के लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं हर बार कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेरे पास ये है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर करनी है, तो मुझे यहाँ पर भी a बाय x चाहिए, tan थीटा ही चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम बनना चाहिए। चलो 2 पाई कैपिटल Q की टर्म्स में अगर लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं लैम्डा को ब्रेक करूंगा, यहाँ पे लैम्डा को मैं Q डिवाइडेड बाय 2 पाई A की टर्म्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। चलो बाद में करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2K लैम्डा DL R square, and what is cos theta? So cos theta will be given by x by r,
देखो बच्चों ये एक्स बाई आर आ रहा है ना यहाँ से, इस वाले पॉइंट से आप कॉस थीटा देख के देखो क्या आएगा, एक्स बाय आर। ये मेरे पास बन गया एक्स बाय आर। चलो जी, तो इसको मैंने लिखा ठीक है जी, एक्स डॉट डी एल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। चलो जी, तो अब ये मेरे पास डी ई डैश आ गया बेटा। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। पहले मैं सोच लूँ कि साइन थीटा हमने कट कर दिया, बिल्कुल कट कर दिया, कॉस थीटा रह गया। अब मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ और मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचती, तो मैंने अब इंटीग्रेशन कर दिया। लो जी, ठीक है, तो ये आ गया 2k लेमडा बाय आर क्यूब। भी मेरे पास एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि x इज ए कांस्टेंट वैल्यू, a इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो r मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जब तक मैं x वेरी नहीं करूंगा r भी वेरी नहीं हो सकता, और मैंने x को कांस्टेंट मान रखा है, तो मेरे पास r भी ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। मेरे पास बच जाता है सिर्फ और सिर्फ x। अगेन x इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो मैं x को भी बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट से, x भी ब्रैकेट में बाहर, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ dl। ध्यान दो बेटा, x भी मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सारा कुछ तो ब्रैकेट से बाहर आ गया। रह क्या गया, सिर्फ और सिर्फ dl रह गया। अब मैं इसकी लिमिट्स लगाने वाला हूँ। तो लिमिट्स कैसे लगाएंगे, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैं e को, इसको e डैश कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ से मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मेरी लेंथ, और कहाँ जा रही है मेरी लेंथ, तो कितनी लिमिट लगेगी इसकी, बताओ बेटा, एनीबडी, कोई गैस कर सकता है कि जो मेरा एलिमेंट की लेंथ डीएल है उसको मैं कहां से कहां तक वेरी करूंगा? चारू कोई गैस? हाँ बच्चों बोलो, नो गैसेस? हाँ सर। देखो हमारे पास रिंग है, ठीक है, मेरे पास ये इतनी बड़ी रिंग होगी। अब ये रिंग के अंदर मैंने जो एलिमेंट लिया वो मेरा, मान लो ये दोनों उंगलियों का गैप है, तो ये बहुत थोड़ा सा गैप है, तो इसको मैं कहां तक से कहां लेके जाऊंगा? तो आमतौर पे बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है सर जीरो से स्टार्ट होंगे तो पूरी की पूरी रिंग को कवर करोगे तो 0 to 2 पाई आर होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए 0 से लेकर 2 पाई। अब आर मेरा ए है तो मैं लिखूंगा 2 पाई ए। तो मेरे पास एक्चुअली में आना चाहिए 2 पाई ए, लेकिन मैं यहाँ पर 2 पाई ए नहीं लिखूंगा। इस बात को ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। जो हमने कल इंटीग्रेशन किया था उसमें भी हमने वैसे तो इस बात का प्रिकॉशन लिया था, बट मैंने इतना एम्फेसाइज नहीं किया था। अब मैं आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट कंसिडर किए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दो एलिमेंट है। अगर मुझे दोनों को मैंने इकट्ठे किया, तभी तो मैंने साइन थीटा कैंसिल करके कॉस थीटा लिया, तो दोनों के इकट्ठे। अब मैं पूरी रिंग को कवर करना चाहता हूं, तो व्हाट विल आई डू, ऐसे करके घुमाऊंगा, ठीक है ना, जब ऐसे है तो मैं उसको ऐसे करके घुमाऊंगा। इट मीन्स के हाउ मच एंगल हैव आई मूव्ड, मैंने एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ पाई एंगल की टर्न किया है। एक पॉइंट से मैं सिर्फ नीचे वाले पॉइंट तक पहुंचा हूं, मैंने सर्कल पूरा तो किया ही नहीं, मैंने हाफ सर्कल पूरा किया और मेरी सारी की सारी रिंग के सारे एलिमेंट्स भी कवर हो गए। चारू आर यू लिसनिंग? हेलो, मुझे लग रहा है चारू का आज इंटरनेट वीक है, सो शी इज नाउ नॉट प्रेजेंट हियर, बट एनीवेज ठीक है। तो मेरे पास यहां पर मैं ये पाई ए आ गया है, ठीक है ना। तो अब 0 to 2 पाई ए, सिंपल बात है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पर बन गई। इसको तो मैंने लिखा ई डैश लेमडा। अब लेमडा को मैं लिख दिया क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई ए। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि ये डेफिनेटिव इंटीग्रल है, मेरे पास ये आया एल 0 to 2 पाई ए। तो पाई ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब पाई ए से पाई ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच गया के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म मेरी बनेगी ई डैश इज इक्वल टू 1 बाय
4 pi epsilon naught कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r की पावर 3 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. So this is the total electric field at the point P. मोहित समझ आ गया? टोटल हाँ जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी. तो पॉइंट पी पर आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकल गया. सो यू कैन सी कि ये कितना कम्बरसम चीज है. एक्चुअली में तो आई शुड से दैट दिस इंटीग्रेशन वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी. ठीक है ना, रिंग के केस में बच्चा डर जाता है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट अदरवाइज आप सोच के देखो कि हाउ इजी इट इज. इसमें कुछ किया ही नहीं है मैंने, सारा कुछ तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट से बाहर आ गया, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेट करके एल बना दिया. इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो पिछले वाला ही था जो हमने लास्ट क्लास में किया है. तो इंटीग्रेशन का कुछ इस तरह से हमारे पास सिस्टम होता है. तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है. ओके, अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ना तो बोर्ड के एग्जाम में और ना ही आपके किसी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में इस तरह की कोई भी चीज आई है. बहुत कम आती है, रेयर आती है, ज्यादा नहीं आती. लेकिन इनको फिर भी हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, इनको समझना जरूरी है, लेकिन डरना नहीं है. इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है ना, क्योंकि यही वाला इंटीग्रेशन है, सेम टू सेम इंटीग्रेशन आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर में दोबारा आएगा और उसको बड़ी बार पूछा जाता है. तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन को कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है. तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक एग्जांपल हम लेने वाले थे. तो यहां से अब हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं. देखो, तो यहां से मुझे फर्स्ट चीज तो ये पता चल गई कि भाई कूलम्स लॉ तो है, लेकिन कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन जो है वो बड़ा कम है, क्योंकि अदरवाइज हमें हर केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड इट विल बी अ वेरी टीडियस जॉब फॉर अस. वी कांट डू दैट एवरी टाइम. तो क्या इसका कोई इजी मेथड हो सकता है? क्या कुछ ऐसा मेथड फाइंड किया जा सकता है? कुछ अल्टरनेटिव मेथड है? तो यस, देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड. जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की बेसिकली 3 अलग अलग ब्रांचेस चली जाती हैं. तो पहली ब्रांच जाती है कूलम्स की तरफ, और कूलम्स लॉ से हम चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ. ओके, तो ये चीज के बारे में तो आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं. चारू बच्चे, इंटरनेट वीक है? हेलो बच्चे, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज डोंट वरी एट ऑल. सारे का सारा लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है. अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा. 100% रिकॉर्डेड लेक्चर आप दोबारा से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डाउट्स आप कल वाले लेक्चर में फिर से पूछ लेना, वोंट बी एनी प्रॉब्लम. ओके, कुछ मैसेज किया है आपने? ओके, चलो एनीवेज, तो मैं अभी आगे चलते हैं. तो अब ये तो थी मेरे पास एक ब्रांच जिसमें हमने कूलम्स लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया. तो सेकंड ब्रांच जो मैंने आपको कहा था, वो मैंने कहा था कि भाई इसमें एक फील्ड लाइंस करके चीज बनेगी एंड दिस विल लीड अस टू गॉस लॉ. ये हम अब करने वाले हैं. जो थर्ड इसका बनेगा विच इज पोटेंशियल, तो ये हमने अभी नहीं करना, इट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 और 2 क्लासेस. चलो जी, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो बच्चों, जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट वाज एक्चुअली गिवन बाय माइकल फैराडे. एंड यस, माइकल फैराडे इज द सेम पर्सन जिन्होंने आगे हमें इंडक्शन में बहुत सारा काम आएगा. आगे आने वाले चैप्टर्स हम बहुत पढ़ेंगे माइकल फैराडे के नाम पे. तो माइकल फैराडे वाज द पर्सन, उन्होंने ये वाला मेथड सजेस्ट किया था. सुनाओ, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ मेथड that is actually used to
visualize the electric field around charges although the electric field is invisible obviously। कहने का अर्थ है कि मेरे पास एक चार्ज है, तो मैंने बोला कि यार ये मेरे पास एक लेटर से ये रहा चार्ज। अब मान लो मैं एक बाहर से चार्ज लेकर आया बड़ा छोटा सा, और मैंने बोला कि ये जो मेरा छोटा सा चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज को जब मैं यहाँ लेकर आया, आई एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, मुझे कोई फोर्स लगती है उस चार्ज को जब मैं लेकर आता हूँ। तो अगर वो चार्ज को फोर्स लग रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर एक बड़े वाला चार्ज भी पड़ा है, कैपिटल क्यू। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख तो रहा नहीं। अब मेरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, बट इट इज नॉट विजिबल टू मी। हाउ कैन आई से कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर टर्न कर रहा है, कहाँ से ज्यादा है, कहाँ पे कम है, भाई वहां मत जाना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। हाउ कैन आई से दैट? तो मुझे उसके लिए उसको मुझे विजुअलाइज कैसे करूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो माइकल फैराडे डिवाइस्ड दिस वे टू एक्चुअली विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, एंड दिस वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इज इट ओके? अब मैं इसकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, देखते हैं। सो हाउ आर दे डिफाइंड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस imaginary lines या imaginary curves, can't call it line, the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, तो इन्होंने डिफाइन किया कि कहीं पे भी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे कि मैं किसी भी एक पॉइंट पर देखूंगा कि मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे कि सर टेंजेंट है उस कर्व का, तो उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बनेगा एंड दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलो, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला अभी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अभी ये वाला पड़ा है, सो लेट अस से कि दिस चार्ज इज नॉट प्रेजेंट हियर, दिस चार्ज इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो अभी मैं बना पाऊंगा, नहीं तो बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसकी जैसे होंगी तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो वो कैसे निकल रहा है? सो दिस इज द वे इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग आउट ऑफ दिस। ऐसे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने टाइम लगाकर नहीं बनाया, फटाफट से बना दिया। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है, इलेक्ट्रिक लाइंस originate at positive charge and end at negative charge। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा, और इट कैन एंड एट इंफिनिटी, और they end at
इन्फिनिटी। मतलब जैसे मेरा ये वाला डायग्राम अगर मैं रेफर करता हूं तो ये वाले में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। तो नेगेटिव चार्ज को मतलब अगर आसपास होता तो ये फील्ड लाइन जाती उस नेगेटिव के अंदर घुस जाती, लेकिन क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है नहीं तो आई कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और बहुत दूर तक जाएगा और इसको रोकने वाला कोई नहीं है और ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये खत्म होगा, तो मैं बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा एक चीज बना सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वेट ए मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास ये नेगेटिव होता तो सारी की सारी लाइन उसके अंदर वापस घुस जाती। ये हो गया नेगेटिव, तो इसमें मेरे पास बस मैं ज्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, इक्का दुक्का सी बना देता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है अगर, तो द फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। okay, so the number of lines originating from the charge are directly proportional to the amount of charge। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या चीज है ना कि जो आपके पास ये फील्ड लाइंस हैं, इनको आप इमेजिन करने के लिए यू कैन इमेजिन देम लाइक अ लाइट रे। अब जैसे मेरे पास एक बल्ब है, मैंने जब उस बल्ब को ऑन किया तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो लाइट कैसे निकलेगी, वो लाइट ऐसे करके निकलेगी ना, चारों तरफ निकलेगी और पूरे का पूरा मतलब 360 डिग्री एंगल कह लो, 360 डिग्री एंगल पर वो जाने लगेंगी। तो सिमिलरली मेरे पास जब एक यहाँ पर चार्ज है तो ये बिल्कुल और बिल्कुल एक बल्ब की तरह एक्ट करेगा। इस बल्ब को ऑन किया और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल लाइट की तरह वहां पर फैल जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है तो लाइट बाहर चली जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट उसके अंदर जा रही है, लाइट उसके अंदर घुस जा रही है नेगेटिव चार्ज के अंदर। ठीक है, तो अब एक चार्ज मेरे पास छोटा है, एक चार्ज मेरे पास बड़ा है, तो आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर मैं एक यहाँ पे बल्ब रखता हूँ और मैं पूछता हूँ कि मैंने बल्ब चलाया तो उसमें से रे आई बाहर, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी रेज आर कमिंग। अब जैसे ये ट्यूबलाइट जग रही है, मैं पूछता हूँ हाउ मेनी रेज आर कमिंग, तो ये तो जवाब देना कोई इम्पॉसिबल बात है। इसको कैसे जवाब देंगे, हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में इनफाइनाइट लाइंस हैं, इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, यू कांट आस्क मी दैट क्वेश्चन। बट हमने तो इनको डिफाइन भी कर दिया। अब हमने किया क्या, हमने ये कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ध्यान से, हमने ये कहा कि यहाँ पे असम्पशन लगाया हमने that the number of lines originating at 1 कूलम चार्ज। अब मैं यूनिटी ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज कहीं पड़ा है, उसमें से जितनी लाइट आ रही है, जितनी मर्जी आ रही हो, तो उसमें जितनी रेज आ रही हैं मैं ये मान के चलूंगा, ठीक है, ओरिजिनेटिंग एट 1 दिस आर गिवन बाय 1/ε0। ये एक जनरल अजम्पशन है कि अगर मैंने 1 कूलम चार्ज रखा उसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं, 1/ε0। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सो द लाइंस originating from a charge Q, अब Q चार्ज मैंने वहां रखा, उसमें से कितनी लाइट आ रही है।
अब आप कहोगे कि सर एक कूलम में से 1/ε0 लाइट हमारी आ रही थी, लाइट आ रही थी कह लो, या लाइन से निकल रही थी कह लो, ठीक है, और अगर मैं क्यू करता हूं तो क्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से मैं सिंपल मैं आपको ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ज्यादातर क्लासेस में आप कहीं पे भी पढ़ोगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको ये चीज बताती तो जाएगी कि नंबर के फ्लक्स जो होता है वो इतना होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, फॉर्मूला भी आपको पता होगा। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू वुड बी वाचिंग, बड़ी बार आपने देखा भी हो सकता है, लेकिन ये लॉजिक अगर आपको पता है कि नहीं पता, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो इस लॉजिक को आपने ध्यान में रखना है कि ये आया कहां से है, 1/ε0। अब देखो ε0 की एक सर्टेन वैल्यू है, मुझे नहीं पता वो कितनी है, फाइंड करेंगे फिर आपको बताई जाएगी। तो 1/ε0 अभी आप मान लो, अजम्पशन। चलो जी, अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। अच्छा, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। देयर आर सम कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट वी नीड टू नोट हियर। तो ये तो होगी मेरी सबसे पहला पॉइंट हो गया, लेटर से ए। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। तो अब मान लेते हैं कि टोटल जो मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं, अभी करवाना पड़ेगा, देखते हैं। देखो, सो नाउ लेट अस से देयर वाज अ चार्ज इन ए रूम। दीज आर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बड़ी बार आता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, बच्चों ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी आपने इसको ऐसे रैंडमली नहीं सोचना कि भी कुछ भी है। इन सब चीजों का बहुत महत्व है। छोटी छोटी बातें वहां पे एग्जाम में आती हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगी और नीट में, जेई में, हर जगह आएंगी, ठीक है ना। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये हर जगह आता है, तो इसको नहीं आपने कभी अंडर एस्टिमेट करना। तो देखो, ये कमरा है और इस कमरे के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, लेटर से कैपिटल क्यू चार्ज रखा है मैंने, एंड दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, और मैं कहता हूँ कि टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन फील्ड लाइंस विच आर कमिंग आउट ऑफ दिस, तो वो क्या रहेगा। तो मैं इसको मैं फ्लक्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ्लक्स बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं अलग से डेफिनेशन दूंगा आपको। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से एक्चुअल में नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास क्या आई। तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ लाइंस विल बी q by epsilon Q naught। by epsilon naught. यस, एंड सो व्हाट इज द फ्लक्स कह लो या फिर नंबर ऑफ लाइंस कह लो एसोसिएटेड विद वन फेज, विद वन फेस ऑफ क्यूब। हाँ भैया बताओ। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी आ रही थी? 1/6. एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज सिमिलैरिटी है। अब मैं सोच के देखो, मैंने बोला आपको कि इस चार्ज को आपने बल्ब समझ के देखो। अब मैंने एक बल्ब रखा अपने कमरे के बिल्कुल सेंटर में, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें से टोटल लाइट कितनी निकली। मैंने बोला भाई 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट लाइट निकली। तो मैं कहूंगा कि इस दीवार पे अब कितनी लाइट पड़ रही है, तो सिंपल सी बात है वो 1/6 ही तो होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा q by 6 epsilon naught, there is no doubt in it। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन अब इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि लेट अस से यही वाला मैं कमरा बनाने वाला हूँ। वेट अ मिनट, देखो अब ये एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब इस केस में, ठीक है, नाउ आई एम कीपिंग दिस चार्ज q नॉट एट दिस बट लेट अस से एट द सेंटर ऑफ द फेस, या फिर ऐसा करो किनारे भी रख लो। चलो ये वाला केस पहले कर लेते हैं, थोड़ा ड्राइंग में आसान है इसलिए। चलो ये देखो, मैंने यहाँ पर एक चार्ज को रखा, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दैट द चार्ज इज कैपिटल Q, चार्ज इज कैपिटल Q दिस, ओके। तो अब मुझे बताओ आप कि इसका फ्लक्स कितना होगा एसोसिएटेड विद दिस। अब टोटल तो मुझे पता ही है, 1/8. टोटल फ्लक्स विल बी Q by epsilon naught 1/8। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बट कैसे होगा? हाँ भाई मोहित, आप ध्यान से सुनो। देखो, जब भी हमारे पास कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है,
वी नीड टू कवर दी बल्ब प्रॉपरली। ठीक है, अब आपका एक तरह से सोचा जाए तो आपने जो बल्ब लगाया है वो आपके कमरे के उस कोने में लगा हुआ है, जिसमें से थोड़ी सी लाइट तो आपके कमरे में जा रही है, लेकिन बाकी की सारी लाइट बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कमरे के अंदर लाइट कितनी आई, तो आप कहोगे कि पहले इसको कवर कर लो। कवर कैसे करेंगे अब? चलो अब देखते हैं कि इसको कवर कैसे करते हैं। वेट ए मिनट। तो अब मैं कवर कर रहा हूं इसको पूरे का पूरा, ये जो मेरे पास बन गया ना, वेट ए मिनट, विल बी इजी फॉर मी क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मोहित बच्चे कोई डाउट हो तो पूछते रहना बेटा, ठीक है ना। अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी चीज को मैंने कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया और इसको कवर कर दिया। तो हम ऐसा करो, इसको बैक साइड पे लगाते हैं पहले। चलो यहाँ लगाते हैं। ठीक है, लग गया। अब करते हैं इसको। अब एक ये हो गया, ठीक है। फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। मोहित समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो बच्चे कि अगर मैं अब इस चीज को, पूरी चीज को एनालाइज करूं, तो डू यू थिंक के आपका चार्ज 100% कवर हो चुका? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जो नीचे वाला जो चार्ज है वो तो अभी भी नीचे बचा हुआ है। तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, ये सारे का सारा सिस्टम फिर से कॉपी होगा और नीचे चला जाएगा। इसमें से मुझे ये चार्ज को मिटाना रहेगा। वेट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चे, 2 मिनट। चलो जी, अब देखो, अब मैंने अब इसको उठाया और बड़े प्यार से इसको नीचे चिपका दिया यहाँ पे जाके। नाउ यू कैन सी दैट द चार्ज इज 100% कवर्ड। और अब मैं कह सकता हूं कि इसका जो फ्लक्स है या इस बल्ब की जो लाइट है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल दी 8 क्यूब्स। अब कितने क्यूब है यहाँ पे? 8। 4 पहले हमने ऊपर रखे थे और 4 बाद में हमने नीचे रखे, तो देयर आर टोटल 8 क्यूब्स। तो सबने इक्वली शेयर कर लिया। तो मेरे पास जो यहाँ पर आ गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब will be given by Q/8 एप्सिलॉन, वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। मोहित बात क्लियर होगी बेटा? हाँ जी सर। है ना। अब मैं इसके बाकी केसेस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये दिस वाज काइंड ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट केस जो मैं आपको करवा दिया। ठीक है, बाकी केस कैसे होते हैं, जैसे मान लो एक बल्ब है, वो यहाँ पर लगा हुआ है मेरी दीवार में, आधी उस तरफ है आधा इस तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ भी एक क्यूब लगा देंगे, उसको चारों तरफ से कवर कर दिया, एंड देन वी विल से दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो वाला केस मैं अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज, ये तो बड़ा इजी है, दैट दीज लाइंस नेवर intersect each other। वो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? रीजन? Two tangents at same point. बिल्कुल बच्चे, वेरी गुड। द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट will now be given by
both lines, which cannot be true. देखो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मोहित बच्चे ध्यान देना, अब मान लो कि मेरे पास इस तरह से एक फील्ड लाइन जा रहा है और एक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा था, ठीक है, और मैंने डिफाइन कैसे किया फील्ड लाइन को कि द टेंजेंट टू दैट एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं किसी इस पॉइंट पर देखूं तो आप कहोगे कि चलो सर टेंजेंट बना लो, हमने टेंजेंट बना दिया। इस पॉइंट पे कहोगे, आप कहोगे टेंजेंट बना लो, टेंजेंट बना दिया, डायरेक्शन पता चल रही। लेकिन जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट वन सिंगल पॉइंट, जिसके कारण हमने कह दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, लो नेक्स्ट चलते हैं डी पॉइंट पे। नाउ डी पॉइंट इज these lines never make complete loops. ठीक है ना, they start at positive charge and end at negative charge. Always इनकी क्लोज्ड लूप नहीं होती। तो यहां पर मैं एक पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइंस होती हैं, दे मेक क्लोज्ड लूप्स। वाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट कि भाई वो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो लूप नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की लूप कंप्लीट होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो आप कह सकते हो कि सर ये पूरी की पूरी लूप बन गई आपकी, ये लो जी बन गई, ठीक है, यहाँ से आपके आया और यहाँ से यूं गया। सो ये तो एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक लाइन का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, जब हमें रीजन तो देना ही पड़ेगा, तो इसके पीछे हम रीजन ये देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, कंजर्वेटिव हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब इनको अगर मैं ऐसे लूप घुमा के यहीं से वापस लेकर आऊंगा तो नो वर्क इज डन। कंजर्वेटिव का मतलब है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक पॉइंट को उठा के यहाँ से घुमा के यहाँ पे उसी पोजीशन पर अगर लेके आया तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस। डिस्प्लेसमेंट के कारण आपका वर्क जीरो है, सो नो वर्क इज डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर, सो इफ it will make a closed loop, the work will not come out to be zero। मेरे पास वर्क जीरो होना चाहिए, समझो बात को। अगर मैं यहां से उठा रहा हूं, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा, तो हम पॉजिटिव चार्ज किसको फॉलो करेगा, फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स भी अपने आप लग रही है, वो ऐसे जाएगा, बड़े प्यार से ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो F इंटू एस, तो सोचा जाए तो आपने जब कॉन्टिन्यूसली आपकी फोर्स लगी है, आप उसको फोर्स लगाते लगाते यहां तक लेके आओ, तो एक्चुअल में आपका वर्क जीरो तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो वर्क जीरो नहीं हुआ आपका। लेकिन अगर मैं इसको मैं कहूं कि नहीं नहीं ये ऐसे करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब देखो, जैसे मेरे पास ये है, अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा के लेके आ रहा हूं तो मेरे पॉजिटिव चार्ज को एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रही है, और वो कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगते लगते ऐसे करके घूम के आ रहा है। तो उनका सम जब हम करेंगे ना एक्चुअल में, तो वो जीरो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं दूसरी चीज ड्रॉ करूं,
और मैं आपको इसको जीरो भी करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बन गया और इसमें मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसे जाएंगी। अब आप सोच के देखो कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठाकर लेकर गया और इस पूरी लूप को सर्कल 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करते हुए यहाँ पर वापस लेकर आया। अब बताओ वर्क डन आपका जीरो होगा कि नहीं होगा। देखो जब यहां से यहां जाएगा पॉजिटिव वर्क होगा, जब यहां से यहां जाएगा इक्वल वर्क है लेकिन नेगेटिव वर्क है। जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। इज इट ओके? यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि वर्क 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क 2, तो टोटल आपका यहां पर जीरो हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहां पर आपका वर्क नेट जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पर वर्क नेट इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ बच्चे क्या हुआ? यस सर बोला था ना, आवाज कट गई। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, नहीं होगा अनम्यूट तो। चलो इसके आगे देखते हैं। यहां तक तो हमने कर लिया और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर, अच्छा चलो इसको मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। are always perpendicular to, ठीक है। और इसका क्या रीजन है, आज तो मुझे लग रहा है सिर्फ यही वाला टॉपिक कंप्लीट होगा और बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर्स। तो इसके पीछे रीजन रहता है कि मेरे पास जैसे मान लो एक कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे बना लिया, लेटर से ये बना लिया मैंने, ठीक है। तो ये एक मेरा कंडक्टर था, तो इसके ऊपर मान लो मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मान लो ऐसे करके जा रही है, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ना, तो एक ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे, ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ऐसे। इस तरह से ये रेज बाहर आएंगी, ठीक है ना। थोड़ा 100% एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन चलो इमेजिन कर लेना। तो अब कहने का अर्थ ये है कि यहां से बेंड हो रहा है लाइंस, तो व्हाई आर दे बेंडिंग, ओके, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बनने की कोशिश करेगा, तो ये परपेंडिकुलर क्यों बनेगा? द थिंग इज कि जब मेरे पास यहाँ पर एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि पास ही में कोई चार्ज पड़े हैं। तो जैसे हमने इंडक्शन वाले केस में किया था, यहाँ पर इंडक्शन हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस बन जाएंगे। मान लो ये वाली सरफेस पर मान लो नेगेटिवली चार्ज इंडक्शन हो गया, ठीक है, और ये वाली पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इंडक्शन हो गई। तो अब यहाँ पर चार्जेस तो बन गए। तो अब अगर ये 90 डिग्री पर नहीं जाएगा, अगर ये 90 डिग्री पर नहीं जाएगा, हमें पता है कि the force experienced by the charges on the surface will, yeah, should be perpendicular, not will, should be। तो ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, फोर्स। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो देयर विल बी अ कंपोनेंट एंड मोशन विल बी स्टार्टेड। इफ दे आर नॉट परपेंडिकुलर,
force parallel to surface and will be unstable। तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो सारे के सारे चार्जेस वहां पर मूव करने लगेंगे सरफेस के ऊपर। और अगर चार्जेस सरफेस के ऊपर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट लगेगा, करंट लगेगा तो मतलब उसके ऊपर पूरे का पूरा करंट फ्लो कर रहा है। अगर सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है तो वो आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी, हीट लॉसेस हो जाएंगे। तो वो सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइनें हैं ये इनको कोई फोर्स लगा ही नहीं रही, तो उसका एक ही पर्टिकुलर केस बनता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक है, चलो आपका टाइम हो गया आज 4:45 हो गए। ओके एनीवेज मैं देखता हूँ इसमें कुछ और तो नहीं बचा। इनसाइड ए कंडक्टर, ओके, और इनसाइड ए कंडक्टर देयर आर नो फील्ड लाइंस। जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स और 3 मिनट्स मोर, और उसके बाद आपका ये सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगी। एंड यस, द डेंसिटी ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया depicts the strength of field। ठीक है, अब सिंपल बात है, हमने आपको बोला कि भी जितनी वहां से लाइंस ज्यादा होंगी ना, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी पर यूनिट एरिया, डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, जितना ये ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी। तो मेरे पास यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि सारे के सारे डिस्टेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। अब ये है, तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं मेजर करूं कि लेट अस से दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा हो जाएगा? विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड 2, एंड सच काइंड ऑफ fields they are known as नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है आपके पास? कुछ इस तरह का यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। ठीक है जी, अब ये जो मेरे पास फील्ड है, अब अगर आप इसकी किसी भी पॉइंट्स पर देखोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, किसी भी पॉइंट पर देख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बिल्कुल सेम है, एंड दीज आर यूनिफॉर्म फील्ड्स। तो यूनिफॉर्म फील्ड को इस तरह से शो किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, कई बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन दी होती है दैट दीज आर दी लाइंस, दीज आर दी पाथ दैट अ पॉजिटिव चार्ज विल फॉलो इफ फ्री टू मूव। बड़ी बुक्स में बच्चों ध्यान देना, ये लिखा होता है कि लाइंस आर दी पाथ्स दैट विल बी फॉलोड by a positive charge if free to move, not when। देखो बच्चे ध्यान से, ये डेफिनेशन बड़ी बुक्स में है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या लिखा होता है कि भी जो हमारे पास ये जो फील्ड लाइन है, अगर मैंने इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो बिल्कुल इसी को ही ऐसे ट्रेस करेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इट विल नॉट ट्रेस इट until unless this is a completely straight line। why? क्योंकि मेरे चार्ज का एक मास है, अगर वो मास आएगा तो मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम होगा तो थोड़ी सी गलती भी होगी ही होगी मोशन में, वो आगे चला जाएगा, वो बिल्कुल 100% उन लाइंस को ट्रेस नहीं करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये बिल्कुल करेक्ट है बात। ठीक है, तो ये होगा इट विल ट्रेस ओनली इफ, सो इट विल ट्रेस
only if these lines are straight. लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म की तरह ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, इसको आगे की तरफ फोर्स लगेगी F इक्वल टू क्यू इन टू ई, उसके कारण उसकी एक्सीलरेशन होगी X इक्वल टू F बाय M, ठीक है, और वहां से आपके पास फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू U प्लस ए टी, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई. This implies the acceleration will be given by QE by M. This implies V is equal to U plus AT. तो V is equal to U plus AT वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा only if the electric field is in a straight line. अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसकी ट्रजेक्टरी क्या होगी, nobody knows. अब जैसे ये वाला हो गया, ये वाला, अगर एक्चुअली में ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो तो आप सोच के देखो कि यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा नहीं जाएगा क्या, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा. अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वेट अ मिनट, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ से चार्ज मूव करेगा तो वो मूव करते 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 यहाँ से इतनी जोर से वो टर्न ही नहीं कर पाएगा और वो अपना ट्रैक लूज कर बैठेगा. तो इस बात को बच्चे आपने ध्यान में रखना है. ये डेफिनेशन आपकी बहुत बुक्स में गिवन है बट इट इज रॉन्ग. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को खत्म करेंगे और हमारा आज का टॉपिक जो था फील्ड लाइन, सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हुआ है, अनफॉर्चुनेटली फ्लक्स और गॉस रह गया. तो नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी मंडे होगी क्लास, फ्लक्स हाफ एन आवर लेगा और गॉस लो हाफ एन आवर. वी विल कंप्लीट दिस ऑन मंडे. अभी तक बच्चे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से. हाँ भैया, एनी डाउट बेटा? नो सर.